नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मई का महीना है लेकिन माहौल पूरा ठंडा ठंडा कूल हो गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। तेज बारिश के चलते NH9 पर पानी भर गया है। तो मौसम पूरी तरीके से बदल गया है और मई में जिस तरीके से ठंडक बनी हुई है, जिस तरीके से मौसम सुहाना बना हुआ है, इन सब के बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गर्मी से तो राहत है लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। बारिश इतनी हो गई है कि NH9 पर पानी भर गया। ऐसे में थोड़े थोड़े कहीं कहीं जाम के हालात भी है, लेकिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के साथ ही प्रदेश के कई अन्य ऐसे हिस्से हैं जहां पर कई दिनों से बीते ऐसा ही मौसम बना हुआ है और तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। मई का महीना एकदम ठंडा बना हुआ है और ये जो तस्वीर है वही हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी के बीच जोरदार बारिश, हवाएं और कई जगहों से तो ओले गिरने की खबर कुछ दिनों में आई। लेकिन आप देखिए अब बारिश का साइड इफेक्ट जो हर बार दिल्ली में होता है कि अगर कुछ घंटे बारिश हुई तो दिल्ली जाम। नोएडा में भी कई जगहों पर पानी भर गया है। गाजियाबाद में NH9 पर पानी भर गया है। तो ये बारिश के साइड इफेक्ट की तस्वीरें हैं। हालांकि दिल्ली तो जूझती है, दिल्ली की बीमारी पुरानी है बारिश में पानी भर जाने की, लेकिन नोएडा की हम बात कर रहे हैं और गाजियाबाद का जो एक्सप्रेसवे उसकी आप हालत देखिए कि क्या स्थिति है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर पानी भर चुका है और ये जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जाम के हालात और बढ़ेंगे। खासतौर से 2 व्हीलर से जो जा रहे हैं उनको मुश्किल आएगी और पानी और बढ़ा तो 4 व्हीलर के सामने भी दिक्कत आएगी। तो ये तस्वीर है, गर्मी से राहत है लेकिन सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है कुछ घंटों की बारिश में ही। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और गाजियाबाद और दिल्ली में क्या स्थिति हम जानते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। मौसम एकदम सुहाना हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई या अगस्त आ गया है। इतनी ठंडी मई तो एकदम होती ही नहीं। क्या स्थिति है दिल्ली में? जी बिल्कुल अवधेश, जैसा आपने कहा कि मौसम एकदम सुहावना हो चुका है और एकदम से तब्दीली आई है मौसम में। अगर बात करें तो आज तकरीबन 1 घंटा पहले से ये बारिश शुरू हुई है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। मैं इस वक्त चाणक्यपुर दिल्ली में मौजूद हूँ। लगातार अभी भी बारिश हो रही है। हालांकि जो बारिश की बूंदें हैं वो काफ़ी धीमे से गिर रही हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार ये धीरे धीरे बारिश की बूंदें लगातार तेज हो रही हैं और अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में ऐसा ही सुहावना मौसम बना रहेगा। चूँकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान दे दिया था कि दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक मौसम इसी तरीके से रहेगा। चूँकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, हम लोग उत्तराखंड में भी देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे बद्रीनाथ में हो या फिर अन्य पहाड़ी इलाके हो, वहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार पिछले 1 घंटों से बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरीके से सुहावना बन चुका है। जैसा कि आपने ठीक कहा है कि मई के मौसम में इस तरीके से नहीं देखा जाता है। मौसम लग रहा है जैसे जुलाई वगैरह आ गई है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी एक असर देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश जो है अब दिल्ली में मई के मौसम में भी देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से चाणक्यपुरी में मौसम पूरी तरीके से सुहावना बना है और पूरे दिल्ली NCR में यही स्थिति है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ अगर बात करें तो तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमूमन मई में अगर बात करें तो तापमान जहाँ 45-46 डिग्री होता है, अभी अगर बात करें तो 23-24 डिग्री तापमान है और अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही मौसम सुहावना बना रहेगा। बीच बीच में बारिश भी होगी और जिसका असर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से लगातार मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है और इसके साथ साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। शक्ति हमारे साथ बने। शक्ति, एक तरफ तो मौसम ठंडा है लेकिन जो NH है, जो सड़कें हैं, चाहे दिल्ली की हो चाहे गाजियाबाद की, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति भी बननी शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल मौसम ठंडा है और कहें तो गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन अगर जल भराव की समस्या की बात की जाए तो NH9 जो हाईवे है उस पर जो जल भराव है उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि वहां पर जो पानी है, पानी से लबालब जो NH9 है वो कई जगह से भर गया है और जो वाहन चालक हैं उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर गाजियाबाद के अन्य इलाकों की बात करें तो कई जगह जल भराव हो गया है। अभी भी अगर तस्वीरों की बात करें तो हल्की हल्की बारिश है, जो फुहारे हैं अभी हल्की हल्की हैं, कभी तेज होती हैं कभी हल्की हो जाती हैं। लेकिन अगर 10 मिनट की बारिश तेज होती है
तो 10 मिनट की बारिश में भी जो तस्वीर है वो ऐसी दिखने लगती है कि गाजियाबाद में जो पानी है, जो पानी का जल भराव है, वो लबालब भर जाता है। और कई इलाके तो ऐसे देखे जाते हैं कि जहां पर नाव तक भी चलाई जा सकती है। तो गाजियाबाद की अगर समस्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। कुछ थोड़ी सी बारिश होते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी निकलने की कोई यहाँ से व्यवस्था ही नहीं की गई है। हालांकि जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि ये जो दौर है बारिश का, ये निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए बड़ा खराब समय है, क्योंकि इसी वक्त दावे और वादे होते हैं और इस वक्त अगर ज्यादा पानी बरसा तो पूरी पोल खुल जाएगी, 5 साल का झूठ खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए बिल्कुल ये चुनाव है निकाय चुनाव का और शहर की सरकार का। शहर की सरकार यानी कि शहर के जुम्मे सारा कुछ होता है निकायों के जुम्मे, कि जो नगर निगम है, नगर निगम की ही जिम्मेदारी बनती है पानी निकालने की और आपको जल देने की, यानी कि स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, सभी तरह की जो जिम्मेदारी होती है, नालों की सफाई, वो सभी नगर निगम पर होती है। और वही नगर निगम की जो पोल है वो खुल जाती है इन बारिशों में। अब सबसे बड़ी परेशानी उन प्रत्याशियों के सामने देखने को मिलती है कि जो प्रत्याशी मौजूदा होते हैं और चुनावी मैदान में इस समय जाते हैं तो वहीं नेताजी को जो जनता होती है वो खड़ा कर देती है कि नेताजी पानी है, पानी में से निकल के दिखाइए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी उनके पास होती है। हालांकि मौसम ठंडा हुआ है लेकिन जो तापमान कहें इस समय चुनावी तापमान वो काफी बढ़ा हुआ है। ये बारिश इस समय चुनावी मैदान बारिश ठंडक जरूर देने वाली, लेकिन नेताओं की टेंशन गाजियाबाद में तो कम से कम बढ़ा सकती है। यूपी में जहां भी बारिश हो रही वहां टेंशन बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ, मई में ठंडा ठंडा कूल मौसम है तो इसमें तापमान से राहत जरूर मिली। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने। और चलिए निकाय चुनाव की रेस की बात करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेट्रो से चुनाव प्रचार करेंगे। श्रृंगार नगर से 5 बजे मेट्रो से यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। भूतनाथ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेंगे अखिलेश। यात्रा के बाद रिवर फ्रंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव की। मेट्रो और रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस दौरान अखिलेश मेट्रो के यात्रियों से मिलकर चुनावी चर्चा भी करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि जिस मेट्रो में वो सफर कर रहे हैं वो सपा सरकार की देन है। तो आज मेट्रो वाला चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। तो चुनाव प्रचार के अलग अलग माध्यम देखने को मिलते हैं, लेकिन अखिलेश यादव आज मेट्रो से चुनाव प्रचार करेंगे। श्रृंगार नगर से 5 बजे मेट्रो यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव और भूतनाथ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेंगे और उसके बाद रिवर फ्रंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव की। मेट्रो और रिवर फ्रंट अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके जरिए निकाय चुनाव को साधने की कोशिश करेंगे और लगातार मेट्रो और रिवर फ्रंट को लेकर सरकार पर तीखे सवाल भी करते हैं अखिलेश यादव। तो निश्चित तौर से एक बार फिर से वो सवाल सामने आएंगे। इस दौरान अखिलेश मेट्रो के यात्रियों से मिलकर चुनावी चर्चा भी करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जिस मेट्रो में वो सफर कर रहे हैं वो सपा सरकार की देन है। तो आज अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे निकाय में और ये चुनाव प्रचार मेट्रो वाला होगा। श्रृंगार नगर से उनकी मेट्रो यात्रा शुरू होगी, भूतनाथ पर खत्म होगी, उसके बाद रिवर फ्रंट पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश करेंगे कि चाहे रिवर फ्रंट की बात करें, शहर के खूबसूरती को बढ़ाने वाले रिवर फ्रंट की बात, या फिर मेट्रो जो कि सहूलियत देता है यात्रियों को उसकी बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये दोनों ही समाजवादी पार्टी की देन है। तो अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार करेंगे, मेट्रो से उनका चुनाव प्रचार होगा। सपा बसपा में भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सजान भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोहनीश त्रिवेदी भी शामिल हुए। सपा के 7 बार के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव भाजपा में शामिल हुए। फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भाजपा में शामिल हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने निर्दलीय के तौर पर मोनिका यादव का समर्थन किया था। मोहनीश त्रिवेदी के बारे में बता दें कि वो टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के प्रपौत्र भी हैं। सपा बसपा में भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सजान भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोहनीश त्रिवेदी शामिल हुए हैं। सपा के 7 बार के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव भाजपा में शामिल हुए। फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भी भाजपा में शामिल हुई। सपा नेता नरेंद्र सिंह यादव परिवार सहित भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नरेंद्र सिंह यादव जी
नरेंद्र जी, अगर हम कहें कि पूरे परिवार के साथ आज आपने बीजेपी ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे आप, 7 बार विधायक रहे, आखिर उसको छोड़ने के पीछे क्या वजह है? अब वजह तो बहुत सी ऐसी वजह होती हैं कि जो आपने भी जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कही है, हम लोग समाजवादी पार्टी से ही इन्हें लड़ाना चाहते थे और उनसे ये भी कहा अगर हमारे लड़ाने की कोई बात है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िले के किसी प्रत्याशी को लड़ा दीजिए। कहा ठीक है, हम बदल देंगे, प्रत्याशी बदल देंगे। उसके भी गैर जनपद के व्यक्ति को वहाँ टिकट दिया गया, जबकि हमारे पास जीतने के पूरे सदस्य होने के बाद भी दूसरे को दिया गया टिकट और हमारा विरोध किया गया। तो ये हमारी मजबूरी बनी कि एक गलत तत्व को हमारे जनपद में स्थापित करने का जो प्रयास किया गया, तो उसका विरोध तो करना था और पूरे जनपद की एक राय बनी कि जनपद में हम अब मोनिका को लड़ाएंगे। और बड़ी खबर इटावा से, जहां पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बसपा पर तंज कसा है। बसपा को भाजपा की टीम भी बताया। निकाय चुनाव में सपा की जीत का उन्होंने दावा किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा उन्होंने किया है। तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की बी टीम है बसपा। किया है कि इस बार निकाय चुनाव में मुस्लिम जातियों को सर्वाधिक हमने टिकट दी है। जातिवादी और सांप्रदायिकवादी पार्टी को नींद हो रही है। सारे लोग जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं किया। तो सुना आपने, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बसपा बी टीम है। और बड़ी खबर कानपुर से भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर का उन्होंने बड़ा दावा किया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कानपुर में कांग्रेस और भाजपा की टक्कर हो रही है और कानपुर में कांग्रेस का महापौर बनेगा। कानपुर की जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। तो दावों का दौर भी चल रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ही जीत रही है, कांग्रेस का ही मेयर कानपुर में बनेगा। के सियासी दिग्गज अजय कपूर सक्रिय हो चुके हैं और सड़कों पर उतरकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ अजय कपूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय कपूर जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आपकी सक्रियता सियासी समीकरणों को गड़बड़ाने लगी है कानपुर शहर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं, मेरी नेता प्रियंका गांधी जी हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, देखिए जो नगर निगम का चुनाव है, महापौर का चुनाव है, ये कोई देश बनाने का, प्रदेश बनाने का चुनाव नहीं है। ये कानपुर बनाने का चुनाव है। कानपुर में सबको लोग देख चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने देखा है। आज एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। कानपुर के जो समस्याएं हैं, कानपुर की जो डेवलपमेंट अवरुद्ध है, आज उस पे लोग वोट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कानपुर में महापौर कांग्रेस पार्टी का होगा। सक्रियता का जहाँ तक प्रश्न है, मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मेरे लोग पूरी ताकत लगाएंगे, पार्टी पूरी ताकत लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हम लोग जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने केदारनाथ का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को दी है। तो मुलाकात हो गई है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला जो है वो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। देखिए प्रधानमंत्री को वो प्रसाद दे रहे हैं और जो रुद्राक्ष की माला है वो भी उन्होंने भेंट की। आप देखिए रुद्राक्ष की माला पहन रखी है प्रधानमंत्री ने, केदारनाथ से लाई गई और प्रसाद भी दिया गया है। और बड़ी खबर सहारनपुर से है। भिक्षा यात्रा के दौरान बोले स्वामी दीपांकर। उन्होंने कहा कि जातियों के विभाजित होकर नहीं बल्कि सनातनी होकर भारत में रहूंगा, हिंदू जातियों में नहीं बटेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले है, जाति नहीं। तो भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं स्वामी दीपांकर और 150 दिनों से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है। हम लोग कौन हैं?
सोचिए कि जब एक शब्द हम लोग गौरव और गर्व से बोलते हैं हिंदू है, तो बहुत से कलेश बिना हुए ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक हम लोग हिंदू हैं तब तक हम लोग केंद्र बिंदु हैं, और जब हम लोग बढ़ जाते हैं तो कभी कोई रामचरितमानस जला देता है, कभी कोई देश की बेटी के 35 टुकड़े कर देता है। तो जब हम लोग एक होंगे तो कम से कम ये नाटक नहीं चलेगा। अब मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपना अपना हाथ जहां है वहां खड़ा कर लीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए भाई, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं, आवाज नहीं आया था, मैं संकल्प लेता हूं जातियों में विभाजित होकर नहीं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र। और एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर इस बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई, हादसा हुआ। यहां पर शटरिंग गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। घायल लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 64 में यह हादसा हुआ है, जहां पर बिल्डिंग बन रही थी और उसकी शटरिंग टूटकर गिर गई। देखिए, बारिश का मौसम है और उस सब के बीच ये शटरिंग गिरी है। कई लोग घायल हुए, जिनमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही। तो आज जोरदार बारिश हुई है नोएडा में और इन सब के बीच ये हादसा हुआ है नोएडा के सेक्टर 64 में, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने हैं नोएडा के सेक्टर 64 की, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। कई लोग घायल हो गए क्योंकि इस पे काम चल रहा था, कई मजदूर इस पर मौजूद थे और 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। बिल्डिंग में सपोर्ट ही न दे रखी, वाली शटरिंग की तो रुकेगी काहे पे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।